हेलो एवरीवन, स्वागत करते हैं एक बार फिर से आप सभी का ग्रेजुएशन फर्स्ट ईयर के सेकंड सेमेस्टर की क्लास में। आज की क्लास जहां पर हम लोग एक और नए सब्जेक्ट के सिलेबस को डिस्कस करेंगे। सिलेबस जो है हमारा किस सब्जेक्ट का होगा, तो आप कहोगे सर एनवायरमेंटल साइंस का होगा। अब इस सब्जेक्ट का नाम सुनकर ही बहुत सारे स्टूडेंट जो है कंफ्यूज हो गए होंगे कि एनवायरमेंटल साइंस, व्हाट इज एनवायरमेंटल साइंस, ये कहां से आ गया भाई, ये तो मैंने फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ा ही नहीं। देखिए, मैंने आपको पहले भी बताया था कि बहुत सारे ऐसे सब्जेक्ट्स होंगे जो आपके सेकंड सेमेस्टर में जाकर चेंज हो जाएंगे। जैसे कि आपका एईसी पेपर 2 अब यहां पर चेंज हो जाएगा। एईसी पेपर फर्स्ट में आपने क्या पढ़ा था? एईसी पेपर फर्स्ट में आपने कंपोजिशन सब्जेक्ट, जिसे हम लोग लैंग्वेज पेपर के रूप में जानते हैं, भाई साहब आपने जो है हिंदी रखा होगा या फिर मैथिली रखा होगा या फिर इंग्लिश रखा होगा। इस तरीके से कई सारे सब्जेक्ट जो कि आपके लैंग्वेज पेपर है, जिसको आपने कहां रखा था? तो फर्स्ट सेमेस्टर में, एईसी पेपर फर्स्ट में। लेकिन आप जब सेकंड सेमेस्टर में आएंगे तो यहां पर आपको एईसी पेपर सेकंड होगा और यहां पर एक कॉमन सब्जेक्ट पढ़ना होगा जो कि आपके साइंस बैकग्राउंड के लिए, आर्ट्स बैकग्राउंड के लिए या फिर कॉमर्स बैकग्राउंड के लिए, ये तीनों संकाय के बच्चों के लिए क्या होगा? तो कॉमन पेपर होगा जो कि आपका क्या है? तो आप कहोगे सर एनवायरमेंटल साइंस है। उम्मीद करता हूं ये जो आपके डाउट्स थे ये क्लियर हो गए होंगे। अब आइए बात करते हैं आज के इस क्लास में कि आखिर इस एनवायरमेंटल साइंस के लिए हमें पढ़ना क्या होगा। इस बात को आपको ध्यान रखना है कि एनवायरमेंटल साइंस, इसका सिलेबस काफी डीप सिलेबस है, काफी लंबा सिलेबस है, इसलिए अभी से आपको इसकी तैयारी करनी होगी। कुल मिलाकर सिलेबस के अकॉर्डिंग हम बात करें तो इसमें 7 यूनिट का चर्चा किया गया है। 7 यूनिट जिसमें प्रत्येक में कम से कम 3 से 4 चैप्टर्स, 3 से 4 बड़े बड़े टॉपिक्स के बारे में बताया गया है। तो काफी लंबा आपका ये क्लास रहेगा, काफी लंबा आपका इसका सिलेबस है, इसीलिए तैयारी इसकी हमें शुरुआत से ही करनी है। अब तैयारी कैसे करेंगे? इसके लिए हमें चाहिए सिलेबस। तो आइए डिस्कस करते हैं आज के इस क्लास में इसके सिलेबस के बारे में कि आखिर हमें पढ़ना क्या है। फटाफट से एक बार, अभी तक सेशन को आप लोग लाइक नहीं किए हो मेरे भाई, लाइक कर दीजिए। अपने सभी दोस्तों के बीच इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दो ताकि जो सभी के डाउट्स हैं वो डाउट्स भी क्लियर हो जाए और उसे सिलेबस की भी जानकारी हो सके। और इसके साथ साथ हमें कौन कौन से बुक लेने होंगे या फिर बुक ना लेने होंगे, हम इस पर भी चर्चा करेंगे। आइए बात करते हैं सिलेबस की। देखिए, सबसे पहला यूनिट आपको क्या पढ़ना है, बारीकी से समझिएगा। हर बात को मैं अच्छे तरीके से आपको एक्सप्लेन करके बताने वाला हूं, इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम में, ठीक है। यह पेपर एक ऐसा पेपर है जो कि आप एग्जामिनेशंस में, जब भी आपका एग्जामिनेशन हो तो आप चाहे तो इसका इंग्लिश मीडियम में पेपर दे सकते हैं, चाहे तो आप हिंदी मीडियम में पेपर दे सकते हैं। इस तरह के डाउट भी स्टूडेंट्स को काफी ज्यादा रहता है, इसीलिए अभी से इसको क्लियर कर लीजिए। अगर आप इंग्लिश में तैयार करते हैं अभी से, तो इंग्लिश में ही पेपर दीजिएगा। हिंदी में तैयारी करते हैं, हिंदी में ही भाई साहब पेपर दीजिएगा। और मैं आपको इस सब्जेक्ट्स को दोनों लैंग्वेज में प्रिपरेशन करवाऊंगा, ठीक है। चलिए बात करते हैं पहला यूनिट आपको पढ़ना क्या है। पहला यूनिट है भाई साहब आपका इंट्रोडक्शन ऑफ एनवायरमेंटल स्टडीज। कहने का मतलब पर्यावरण अध्ययन के परिचय के बारे में पढ़ेंगे। अब परिचय में हमें क्या क्या पढ़ना है? जैसे मान लीजिए कि मैंने आपसे कहा कि आप अपना परिचय दीजिए, तो आप उसमें अपनी खासियत को बताते हो, अपने आप को दर्शाने की कोशिश करते हो। ठीक उसी प्रकार से यदि हमें पर्यावरण अध्ययन का परिचय करना है तो सबसे पहले हम लोग पर्यावरण के बारे में जानेंगे कि आखिर पर्यावरण होता क्या है, पर्यावरण का महत्व क्या है हमारे जीवन में, इसका विकास कैसे हुआ, इन सभी पहलू पर हम लोग जो है फर्स्ट यूनिट में डिस्कस करेंगे। दूसरे यूनिट की बात करें तो आपका दूसरा यूनिट है इकोसिस्टम। इकोसिस्टम जिसे हिंदी में हम लोग कहते हैं पारिस्थितिकी प्रणाली या फिर पारिस्थितिकी तंत्र। देखिए, यहां पर आपको क्या क्या पढ़ना है, ये बहुत ही डीप सिलेबस है। पारिस्थितिकी तंत्र या फिर कहे तो इकोसिस्टम। इकोसिस्टम के अंतर्गत हम लोग समझेंगे, यहां पर देखिए बहुत सारे ऐसी चीजें यहां पर है, बहुत सारी नहीं, सृष्टि पर जितनी भी चीजें हैं या सभी के सभी एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। जैसे कि हम हैं तो भाई साहब हम अपने भोजन के लिए हरे पेड़ पौधों पर डिपेंड रहते हैं। हरे पेड़ पौधे भी अपने भोजन किसी दूसरे स्रोत से तैयार करता है। इसके अतिरिक्त और भी जीव जंतुएं हैं जो किसी ना किसी रूप से एक दूसरे पर जो है अपने आप को डिपेंड रखता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? तो खाद्य श्रृंखला या खाद्य जाल कहते हैं। इस तरीके की भाई साहब आपको जो है यहां पर क्रम देखने को मिलेगा। इन सभी चीजों के बारे में जो है हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे। जैसे कि वन पारिस्थितिकी तंत्र के बारे में पढ़ेंगे, घास के मैदान की पारिस्थितिकी तंत्र के बारे में पढ़ेंगे, इसके बाद रेगिस्तान के पारिस्थितिकी तंत्र, रेगिस्तान में क्या होता है, इन सभी पहलू पर चर्चा करेंगे। इसके बाद हम लोग जल के अंतर्गत, देखिए बहुत सारे ऐसे जीव हैं जो जल में रहते हैं, जैसे कि मछली। अब बताइए, मछली आपके घर पे खाना खाने तो नहीं आता है? बिल्कुल नहीं आता होगा, बिल्कुल हंसिएगा नहीं, ठीक है। ये समझने वाली चीजें हैं। देखिए, मछली जो है अपना भोजन कहां लेता है भाई? अपना भोजन जल के अंदर ही लेता है। जल में और भी बहुत सारे जो है जीव जंतु रहते हैं, जैसे सर्प, और भी बहुत सारी चीज हैं, जैसे छोटे छोटे कीट पतंग रहते हैं। तो वो सभी के सभी भोजन अपना कहां से लेते हैं? उसका जो जीवन यापन होता है कहां से होता है? जल में रहकर ही होता है। तो ये कैसे होता है, इन सभी पहलू पर जो है
हम लोगों को यूनिट नंबर 2 में चर्चा करना है। अब आइए बात करते हैं आपका यूनिट नंबर 3। यूनिट नंबर 3 क्या करना है हमें, तो यूनिट नंबर 3 में हम लोग पढ़ेंगे नेचुरल रिसोर्स के बारे में, यानी कि कहे प्राकृतिक संसाधन के बारे में। प्राकृतिक संसाधन जो कि आपका नवीकरणीय संसाधन हो सकता है, गैर नवीकरणीय, या फिर इसी को हम लोग अनवीकरणीय संसाधन कहते हैं। देखिए दुनिया में बहुत सारे ऐसे वस्तुएं हैं, दुनिया में ऐसे बहुत सारे चीजें हैं जो कि एक समय ऐसा आएगा, क्या हो जाएगा, वह खत्म हो जाएगा, और कुछ ऐसी भी चीजें हैं जो कि खत्म नहीं होने वाला है। तो इन सभी पहलुओं पर जो है हम कहां चर्चा करेंगे, तो यूनिट नंबर 3 में चर्चा करेंगे। देखिए इसमें हमें पढ़ना क्या है, तो इसमें हम लोग पढ़ेंगे भूमि संसाधन और भूमि उपयोग के परिवर्तन के बारे में। इसके बाद जो है भूमि क्षरण के बारे में, कि मिट्टी का जो क्षरण है, यहां पर जो धरती है हमारी, इसका विनाश कैसे होता है। मिट्टी के कटाव के बारे में पढ़ेंगे, जैसे कि मान लीजिए बाढ़ जो है, बाढ़ आती है तो क्या होता है, मृदा अपरदन होता है, मिट्टी का कटाव होता है, ठीक है। इसके बाद जो है क्या कहते हैं, तो उचित समय पर यदि भूमि में क्या हो, जल ना मिले तो क्या होती है, इससे भूमि का क्षरण होता है। उचित समय पर जो है आवश्यक तत्वों को इसमें उपलब्धता ना कराई जाए तो क्या होता है, मृदा अपरदन होती है, मृदा का क्षरण होता है। इसके बाद मरुस्थलीय, ठीक है, वनों की कटाई के बारे में पढ़ेंगे। वनों की कटाई क्या, इससे क्या क्या नुकसान होते हैं, वनों की कटाई हमें करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, कैसे पेड़ पौधों को हमें काट कर हटाना चाहिए, कैसे पेड़ पौधे जो है हमें रोपना चाहिए, लगाना चाहिए। इसके बाद खनन के बारे में पढ़ेंगे, बांध निर्माण के बारे में पढ़ेंगे कि बांध निर्माण हमारे लिए क्यों आवश्यक है, पर्यावरण में जो है, या फिर कहे तो हमारे जो है इस भूमि के लिए, हमारे जीवन के लिए किस प्रकार आवश्यक है बांध का निर्माण। इसके बाद हम लोग जैव विविधता के बारे में पढ़ेंगे, बायोडायवर्सिटी। यह एक मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है इस यूनिट का, याद रखिएगा। इसके बाद जनजातीय आबादी के बारे में पढ़ेंगे, बढ़ती हुई जनसंख्या का क्या प्रभाव है हमारे जीवन शैली पर, हमारे इस वातावरण पर क्या प्रभाव पड़ रहा है इसका, इन सभी चीजों के बारे में पढ़ेंगे। इसके बाद हम इसी टॉपिक में पढ़ने वाले हैं जल सतह के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे, जल के बारे में पढ़ेंगे, वाटर के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें हम लोग वाटर के उपयोग के बारे में पढ़ेंगे। इसके बाद इसका जो है हम लोग क्या करते हैं, देखिए क्या होता है कि हमें 1 लोटे पानी की आवश्यकता हो तो हम पहले क्या करते हैं, 4-5 बार चापाकल को अच्छे से चलाते हैं, फिर हम 1 लोटा पानी भरते हैं। मतलब पानी का हम लोग क्या कर रहे हैं, यहां पर पानी का बर्बादी कर रहे हैं, तो हमें इसका दोहन नहीं करना चाहिए। इसके बाद बाढ़ सुखाड़ के बारे में पढ़ेंगे, पानी पर जो है संघर्ष किस तरीके से हमारे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर होती है, हमारे राज्य स्तर पर, यानी कि हमारे कहे तो अंतरराज्य, कहने का मतलब देश के स्तर पर किस प्रकार से होता है, बांध से हमें क्या लाभ होती है, क्या समस्याएं होती है। इन सभी टॉपिक पर हम लोग यूनिट नंबर 3 में चर्चा करेंगे। उम्मीद करता हूं हमारी बातें जो है आपको समझ में आ रही होगी, और साथ में आपको यह भी पता चल रहा होगा कि देखिए सिलेबस आपका कितना डीप है, आपको कितनी सारी चीजों को इसमें पढ़ना है। फिर हम लोग इसी टॉपिक में पढ़ेंगे खाद्य संसाधन के बारे में। खाद्य संसाधन जिसमें हम लोग विश्व खाद्य की समस्या को पढ़ेंगे, कृषि और अत्यधिक चराई के कारण जो क्या होता है, तो इसमें परिवर्तन देखने को मिलता है, ये सारी चीजों को हम लोग पढ़ेंगे। आधुनिक कृषि के प्रभाव के बारे में पढ़ेंगे, उर्वरक या फिर कीटनाशक जैसी समस्याओं के बारे में पढ़ेंगे, जल भराव या फिर लवणता के बारे में पढ़ेंगे। तो ये सारा टॉपिक जो है आपका कहां पर डिस्कस होगा भाई साहब, यूनिट नंबर 3 में। आपको मैं इस प्रत्येक टॉपिक पर जो है लेक्चर प्रोवाइड करूंगा, आप लोग हमारे इस चैनल के साथ जुड़े रहिएगा, जहां पर आपको सारी सुविधाएं मिल जाएगी, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट क्लास रहने वाला है। इसके बाद हम लोग इसी में चर्चा करेंगे ऊर्जा संसाधन के बारे में। ऊर्जा संसाधन जो कि आपका नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत भी हो सकता है, अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत भी हो सकता है। जैसे कि कुछ ऐसे ऊर्जा स्रोत हैं, जैसे मान लीजिए हम बिजली का बल्ब जलाते हैं, तो बिजली का बल्ब जलाते हैं तो ये क्या होता है भाई साहब, यह इसका क्षरण तो नहीं हो सकता है, एक क्या होगा, एक खत्म होगा तो दूसरा आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि यह जो है मानवकृत है या मानव निर्मित है, तो इसका निर्माण संभव है। लेकिन देखिए कभी ऐसा होता था, आपने गोबर गैस बनाया है क्या, गोबर गैस जिस पर हम लोग क्या करते थे, तो भाई साहब छोटे छोटे बल्ब जलाते थे। लेकिन देखिए गोबर ही आज क्या हो रहा है, खत्म, क्योंकि लोगों ने अपना जो है बैल भैंस पालना ये खत्म कर रहा है। तो भाई साहब इस तरीके के जो चीजें हैं, इस तरीके का जो आपका ऊर्जा का स्रोत है, यह तो खत्म हो जाएगा। तो इन सभी चीजों पर जो है हम लोग यहां पर डिस्कस करेंगे। वैकल्पिक ऊर्जा स्रोत के उपयोग के बारे में पढ़ेंगे कि हमारे लिए जो है डिफरेंट टाइप के जो है अलग अलग विकल्प जो ऊर्जा स्रोत के निकल कर आ रहे हैं, उसके बारे में क्या जानकारी है, उन सभी चीजों पर डिस्कस करेंगे। उससे क्या लाभ होते हैं, उसका निर्माण कैसे होता है, उसका विकास कैसे होगा। इसके बाद बढ़ती हुई ऊर्जा की आवश्यकता के बारे में पढ़ेंगे। इसके बाद चलिए हम बात करते हैं यूनिट नंबर 4 में। देखिए यूनिट नंबर 4 जहां पर आपको जैव विविधता और उसके संरक्षण के बारे में पढ़ना है, बायोडायवर्सिटी एंड कंजर्वेशन के बारे में पढ़ना है। देखिए यहां पर हम लोगों को पढ़ना है जैव विविधता के स्तर को। जैव विविधता के स्तर के संबंध में हम बात करें तो इसमें आनुवांशिक के बारे में पढ़ेंगे,
विशिष्टताएं या फिर कहे तो पारिस्थितिकी तंत्र के बारे में पढ़ेंगे कि इसकी क्या विविधता रही है। भारत में जैव भौगोलिक क्षेत्र के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। इसके बाद जैव विविधता पैटर्न और वैश्विक जैव विविधता हॉट स्पॉट के बारे में पढ़ेंगे। हॉट स्पॉट जो कि आपका इस टॉपिक का जो है कहीं ना कहीं काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हो जाता है। इसके बाद बात करते हैं, देखिए यहां पर हम पढ़ेंगे भारत का विशाल जैव विविधता वाले राष्ट्र के रूप में विकास किस प्रकार है, या फिर यहां पर जो है किन किन चीजों का ऊर्जा के जैव विविधता के स्रोत में जो है किसका किसका लुप्त हो रहा है। बहुत सारी ऐसी प्रजातियां आपको जो है देखने को मिल रही है कि वह लुप्त होता जा रहा है। आप देख रहे होंगे एक समय काफी ज्यादा मात्रा में हमको पक्षियां देखने को मिलता था, लेकिन आज जो है यह पक्षियां नहीं देखने को मिलती है। कभी ऐसा होता था कि हमारी सवेरा जो है पक्षियों के चहचहाने से होती थी, आज जो है हमारा सवेरा मोबाइल के अलार्म बजने से होता है। मतलब ये पक्षियां जो है लुप्त होती जा रही है। तो यह क्यों लुप्त होती जा रही है, इसका जो है बचाव हमें किस प्रकार करना चाहिए, इन सभी पहलुओं पर जो है हम लोग यूनिट नंबर 4 में डिस्कस करेंगे। इसके बाद इसका संरक्षण, ठीक है, किस प्रकार होगा और इसका पूर्व स्थान संरक्षण कैसे किया जा सकता है, इस पर हम लोग यूनिट नंबर 4 में चर्चा करेंगे। इसके साथ साथ ही यूनिट नंबर 4 में आपको किसके बारे में पढ़ना है, तो पारिस्थितिकी तंत्र और जैव विविधता जैसी सेवाओं के बारे में पढ़ना है। जैसे कि पारिस्थितिकी के बारे में पढ़ेंगे, इसके आर्थिक विकास के बारे में पढ़ेंगे, सामाजिक दृष्टिकोण से इसका क्या महत्व है इसके बारे में पढ़ेंगे, इसके नैतिक सौंदर्य के बारे में पढ़ेंगे, फिर इसके सूचनात्मक मूल्यों के बारे में पढ़ेंगे। ये सारा टॉपिक जो है आपका कहां कवर होगा, यूनिट नंबर 4 में कवर होगा, ठीक है। चलिए यूनिट नंबर 5 पर हम लोग चर्चा कर ले। तो यूनिट नंबर 5 में आपको क्या पढ़ना है, तो भाई साहब आपका इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन पढ़ना है, जो कि हम लोग क्या कहते हैं हिंदी में इसे पर्यावरण प्रदूषण कहते हैं। पर्यावरण प्रदूषण जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है आपके इस यूनिट्स का, याद रखिएगा। देखिए पर्यावरण प्रदूषण में आप लोगों को क्या पढ़ना है, तो सबसे पहले पर्यावरण प्रदूषण जो है इस कितने प्रकार से होते हैं, इसका कारण क्या है, इसका प्रभाव क्या क्या हो सकता है। जैसे कि मान लीजिए वायु पॉल्यूशन है, यानी कि एयर पॉल्यूशन जिसे हम लोग वायु प्रदूषण कहते हैं, जैसे कि जल प्रदूषण है, जैसे कि क्या है तो ध्वनि प्रदूषण है। इस सभी से जो है क्या प्रभाव पड़ सकता है, यह सब होता क्यों है, इसके कारणों को पढ़ेंगे, ठीक है। ये सारी चीजें जो है आपको यूनिट नंबर 5 में देखने को मिलेगा। फिर बात करते हैं यहां पर वायु, जल, मिट्टी, ध्वनि प्रदूषण, ये सारे के सारे जो है परमाणु खतरे। इसके बाद जो है इन सभी चीजों का जो है मानव स्वास्थ्य पर किस प्रकार से जोखिम पड़ता है, मानव के लिए किस प्रकार हानिकारक है, इस सभी पहलू पर हम लोग यूनिट नंबर कहां पर चर्चा करेंगे, 5 में चर्चा करेंगे। फिर बात करते हैं यहां पर देखिए तो इसी में आपको ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के बारे में पढ़ना होगा। जैसे कि शहरी एवं औद्योगिक कचरे जो है इसके नियंत्रण के उपाय के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। इसके बाद प्रदूषण मामले का जो है विशेष अध्ययन हम लोग कहां पर करेंगे, तो यूनिट नंबर 5 में करेंगे। फटाफट से आप लोग एक बार कमेंट करके बता दीजिए कि आपको ये टॉपिक जो है क्लियर हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। चलिए अब आइए बात करते हैं यूनिट नंबर 6। यूनिट नंबर 6 में जहां पर हम लोग क्या पढ़ेंगे, एनवायरमेंटल पॉलिसी एंड प्रैक्टिस के बारे में, यानी कि पर्यावरण के संबंध में हमारी नीतियां क्या है या फिर हमारे प्रकथाएं क्या है, इसके बारे में पढ़ेंगे। देखिए हम बात करते हैं इसमें आपको क्या क्या पढ़ना है, तो इसमें पढ़ेंगे हम लोग भाई साहब जलवायु परिवर्तन के बारे में, कि जलवायु परिवर्तन कैसे होता है, इसका क्या क्या प्रभाव है, ग्लोबल वार्मिंग कैसे होता है, ठीक है। ओजोन परत की कमी, ओजोन परत किस प्रकार जो है इसका क्षरण हो रहा है, इसका बचाव हमें कैसे करना चाहिए, अम्लीय वर्षा क्या होती है, इसके बाद मानव समुदाय और कृषि पर जो है इसका क्या प्रभाव पड़ रहा है, ठीक है, जलवायु परिवर्तन से या फिर ग्लोबल वार्मिंग से या फिर ओजोन परत की कमी से या फिर ओजोन परत के क्षरण से, अम्लीय वर्षा से जो है किस प्रकार मानव का जीवन जो है ये प्रभावित हो रहा है, कृषि कार्य जो है हमारे कृषि क्षेत्र किस प्रकार इससे प्रभावित हो रहे हैं, इस सभी पहलू पर कहां चर्चा करेंगे, यूनिट नंबर 6 में। फिर बात करते हैं, देखिए यहीं पर आपको क्या पढ़ना है, तो पर्यावरण संबंधी कानून को पढ़ने हैं। ये मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट्स है, याद रखिएगा। यहां से पेपर में भर भर के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। पर्यावरण कानून, जैसे कि पर्यावरण के संरक्षण के लिए या फिर पर्यावरण के बचाव के लिए कई सारे ऐसे कानून बनाए गए। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम आया, ठीक है, 1956 के करीब में, ठीक है। फिर बात करते हैं, देखिए तो यहां पर जो है कई सारे ऐसे अधिनियम के बारे में पढ़ेंगे। जल प्रदूषण संबंधी रोकथाम, ठीक है, इस प्रदूषण को कैसे रोका जा सकता है, इस पर कैसे नियंत्रण पाया जा सकता है, इसके संबंध में अधिनियम आया था। इसके बाद वन संरक्षण अधिनियम आया था कि वनों का बचाव कैसे किया जा सकता है, ठीक है। वन संरक्षण अधिनियम के तहत जो है जीव जंतुओं का कैसे भाई साहब हम लोग बचाव कर सकते हैं, इन सभी पहलू पर चर्चा करेंगे। कहां पर, यूनिट नंबर 6 में। इसके साथ साथ आपको कई सारे ऐसे अंतरराष्ट्रीय समझौतों को यहां पर पढ़ना है, जैसे कि मॉन्ट्रियल और क्योटो प्रोटोकॉल के बारे में पढ़ेंगे। क्योटो प्रोटोकॉल जो कि आपका काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है यहां पर पर्यावरण के संबंध में, ठीक है। इसके बाद जैव विविधता पर कन्वेंशन को पढ़ेंगे, जिसे हम लोग CVD कहते हैं। भारत के संदर्भ में जो है इन सभी के भंडारण, आदिवासी आबादी, इसका अधिकार, इसके बाद मानव वन्य जीव के संघर्ष के बारे में पढ़ेंगे। आपका यूनिट नंबर 6 ये हो गया।
फिर बात करेंगे हम लोग यूनिट नंबर 7 पर, जो कि आपका आखिरी यूनिट होगा, और इसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे, तो इसमें पढ़ेंगे मानव समुदाय और पर्यावरण के बारे में, यानी कि ह्यूमन कम्युनिटीज एंड द इन्वायरमेंट। ठीक है, देखिए यहां पर आपको पढ़ना है मानव जनसंख्या वृद्धि के बारे में, यानी कि मानव की जो जनसंख्या वृद्धि है यह किस प्रकार हो रही है, पर्यावरण या फिर कहे तो मानव स्वास्थ्य या फिर कल्याण पर जो है इसका क्या प्रभाव पड़ रहा है। देखिए जनसंख्या वृद्धि यह कहीं ना कहीं अपने आप में एक ऐसा पहल है जो कि आपको कई तरीके से प्रभावित करती है। जैसे मान लीजिए आपने कभी देखा होगा कि किसी ऐसे जगह जहां पर आपको वन ही वन दिखते थे, जंगल ही जंगल, पेड़ ही पेड़ दिखता था, लेकिन आज जो है 2-4-5 वर्षों के बाद आपको ऐसा देखने को मिल रहा है कि वहां पर भी वह सभी के सभी पेड़ पौधे कटकर घरों का निर्माण हो गया है। अब ये जो पेड़ पौधे काटे जा रहे हैं, इससे क्या हो रहा है, हमारा जो पर्यावरण है ये और भी पोल्यूटेड हो रहा है, यानी कि प्रदूषित हो रहा है, जिससे मानव जीवन पर काफी ज्यादा प्रभाव देखने को मिलता है। इस सभी को हम लोग डिटेल में आगे क्लास में पढ़ेंगे। फिर बात करते, देखिए तो यहीं पर आपको परियोजना से प्रभावित व्यक्तियों का पुनर्स्थान एवं पुनर्वास के बारे में पढ़ेंगे। इन सभी मामलों के बारे में हम लोग डिटेल से पढ़ने वाले हैं यहाँ। और सबसे इंपॉर्टेंट आपको डिजास्टर के बारे में पढ़ेंगे भाई साहब, जो कि आपदा प्रबंधन है आपका, जिसमें हम लोग भूकंप को पढ़ेंगे, आपका बाढ़ के बारे में पढ़ेंगे, चक्रवात क्या होता है इसके बारे में पढ़ेंगे, भूस्खलन क्या है इसको हम लोग पढ़ने वाले हैं। फिर बात करते हैं तो यहीं पर आपको पढ़ने को मिलेगा क्या, तो वर्षा जल संचयन के बारे में। इसके बाद जो है वाटर शेड प्रबंधन के बारे में पढ़ेंगे। फिर हम बात करेंगे, देखिए यहाँ पर बंजर भूमि का जो पुनर्ग्रहण है, यानी कि बंजर भूमि जो है इसे किस प्रकार से जो है हम लोग उपजाऊ बना सकते हैं, किस प्रकार इसे उपयोगी बना सकते हैं, हम इन सभी चीजों पर हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। इसके साथ साथ जो है कई सारे ऐसे आंदोलन के बारे में पढ़ेंगे जो कि आपके एनवायरनमेंट से संबंधित है, जैसे कि चिपको आंदोलन हो गया, आपका साइलेंट वैली आंदोलन हो गया, राजस्थान के बिश्नोई का संघर्ष हो गया। तो इन सभी चीजों पर हम लोग क्या पढ़ेंगे, तो इस टॉपिक में डिटेल से अध्ययन करेंगे। फिर बात करते हैं यहाँ पर पर्यावरण के नैतिकता के बारे में। तो देखिए एनवायरमेंटल इथिक्स के बारे में जो हम लोग पढ़ेंगे, तो यहाँ पर पर्यावरण संरक्षण में जो है भारतीय एवं अन्य धर्मों की अन्य धर्म और उसकी संस्कृतियां क्या रही है, उसकी संस्कृतियां किस प्रकार से अपनी भूमिका यहाँ पर निभाई है, ये सारे चीज हम लोग डिस्कस करेंगे यूनिट नंबर 7 में। तो कुल ये 7 यूनिट थे आपके एनवायरमेंटल साइंस एंड स्टडीज के, या फिर कहे तो एनवायरमेंटल साइंस के, जो कि साइंस, कॉमर्स और आर्ट्स तीनों संकाय के बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट है। एक बार आप लोग कमेंट करके बता देना कि सिलेबस आपको समझ में आया या नहीं। आप कहोगे सर इसकी पीडीएफ कहां मिलेगी, तो पीडीएफ मैं अपने टेलीग्राम पर जो है ये आपको अपलोड कर दूंगा, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आप क्या करेंगे, तो वहां से इसका प्रिंट आउट जरूर निकाल लीजिएगा और अपने पास जरूर रख लीजिएगा, ताकि मैं जब आपको तैयारी कराऊं तो आपको पता चल सके कि किस टॉपिक पर हम अभी हैं और कितना हमें और पढ़ना है एग्जामिनेशन तक। ठीक है, तो इस प्रकार अगर ये क्लासेस आपको हेल्पफुल लगती हो, चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किए हैं मेरे भाई, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो को एक प्यारा सा लाइक करके अपने सभी दोस्तों के बीच इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर कर देना, ताकि सभी को जो है सिलेबस की जानकारी हो सके। विशेष अगले सिलेबस या फिर अगली क्लास के साथ मिलेंगे आप लोगों के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।